नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी ख्वाहिशों पर काफी नुकसान हो सकता है, पानी फिर सकता है। क्योंकि ये ऐसा फैसला है, इस वक्त पर आ रहा है जबकि चुनाव भी किसी प्रदेश में हो रहे हैं। और इसको जब बिल को पास किया गया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके पीछे काफ़ी राजनीतिक कारण भी थे और समाज सुधार के भी कारण थे। क्या फैसला है? वो फैसला है वक्फ बोर्ड जो बिल बनाया था एनडीए सरकार ने, उसमें से कौन से प्रावधान ठीक हैं और कौन से गलत हैं, और इसका क्या असर होगा, इस पे होगी आज की प्रभु वाणी। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने, जिसके चीफ जस्टिस जिसके ऊपर प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने एक फैसला सुना दिया। काफी लंबी चौड़ी बहस होने के बाद बड़े बड़े वकील देश के, कपिल सिब्बल, चंद्र उदय सिंह, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग अपीयर हुए। इनके प्रेजेंस से ही सॉलिसिटर जनरल इंडिया से अपीयर हुए हमारे। इन सब की बातों से लगता था कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दृष्टि से भी और देश की भावी राजनीति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बिल था। 2025 के अंदर एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को अमेंड किया। 1993 का एक बिल था, उसका अमेंडमेंट किया। उससे पहले 1923 में भी था। इसके अंतर्गत वक्फ प्रॉपर्टी जो थी, वो एक वक्फ बोर्ड बना होता था, एक वक्फ काउंसिल होती थी, जो सब प्रॉपर्टीज को मैनेज करती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को जो लगा, जो बाकी जनता भी काफ़ी विश्वास करती थी कि इन प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी मिसयूज हो रहा है, उसको सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को चुनाव से पहले इसको इंट्रोड्यूस किया। हालांकि ऑपोजिशन चार्ज लगाया, ये बिल इसीलिए लाया गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी को प्रूव करना था उनको कि कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट की पॉलिसी करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको अपोज किया और भारतीय जनता पार्टी इसी को बनवाना चाहती थी इलेक्शन में। वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया और 2025 के अंदर वो जाकर के पास हुआ, जो सारी विरोधी पार्टियों ने उसको ऑपोजिशन की, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हुए। उसमें प्रावधान बड़े अजीब से थे। एक प्रावधान उसमें ये था कि सरकार ने घोषित कर दिया कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी वही होगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रूव करेगा कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक चार्ट था कि कई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीनों के ऊपर बनी हुई हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई और चीज़ हो, या जिसके ऊपर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके पिछले 70 सालों के अंदर इन लोगों ने उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। एक प्रोविज़न इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था कि हर कलेक्टर सर्टिफाई करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ जो क्लेम करता है वो सरकारी ज़मीन पर है या नहीं है। उसको खारिज करने की टोटल पावर कलेक्टर के पास थी। आपको पता है कितनी ज़मीन है वक्फ के पास? ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं हैं, लगभग 9.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के कब्जे में है, जो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा है। अब भूमिपति कोई देश के अंदर सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर का, तो वक्फ बोर्ड है। इसकी वैल्यू कितनी है? वक्फ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,12,000 करोड़ आंकी गई है। तो उसके ऊपर नज़र सबकी होती है। और वक्त में भी कई किस्म के झगड़े हो रहे थे, क्योंकि बिल का उद्देश्य ये था कि वहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल मिसमैनेज हो रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी जो गलती से कब्जा कर दी है किसी वक्त को, सरकार को उसको निकालना है। उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव हो सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सबसे बड़ा प्रावधान जो था, जिसके ऊपर उनको वक्त को मुस्लिम भाइयों को ऑब्जेक्शन था, कि ये सरकार का अफसर नहीं तय करेगा कि ये रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुई है, हमारे कब्जे में है, वो सरकार ले लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कलेक्टर की रिपोर्ट को जब तक हाई कोर्ट के अंदर अप्रूव नहीं हो जाती, वो फैसला करेंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। यानी कि बाबुओं के हाथ से वो सत्ता ले ली गई जो प्रावधान बिल के अंदर था। आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर जो होगा, जो पॉलिटिकल लोगों की बात सुनता है, ऐसा लगा होगा सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने उस आईएएस ऑफिसर से हालांकि पावर नहीं छीनी, पावर इस बात की छीन ली कि आप इसको वापस वक्फ पे नहीं ले सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट की मोहर उसके ऊपर नहीं लग जाएगी। एक बहुत बड़ा रिलीफ है अपने आप में वक्फ बोर्ड के लिए। दूसरा जो प्रोविजन किया गया था उसके अंदर, कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी डोनेट करेगा, वो व्यक्ति कम से कम 5 साल से कट्टर इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। इसमें भी ऑब्जेक्शन था कि कौन डिसाइड करेगा 5 साल की कि नहीं है।
कौन सर्टिफिकेट देगा इसका? क्यों को मुसलमान कोई और मस्जिद में नहीं जा रहा है, या अगर कुरान रोज़ नहीं पढ़ रहा है, या 5 जो दिन में पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर वो नहीं पढ़ रहा, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये डेफिनेशन बिल्कुल हम नहीं मानते, कि इसके ऊपर काफ़ी झगड़े होंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो मुसलमान जो कहते अपने आप को मुसलमान कहता है, अगर वो डोनेट करता है तो उसको मानना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ उन लोगों के लिए है, जो कई लोग हैं जो दिखाते नहीं हैं क्या करते हैं, पर अपने रिलीजन में विश्वास करते हैं, वो डोनेट करते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा रिलीफ मिल गया। तीसरा एक प्रोविज़न ये था जो एक वेग था वेग ये था कि काउंसिल जो होती है 20 मेंबर की काउंसिल या 22 मेंबर की काउंसिल है, उसके अंदर कितने मेंबर मुस्लिम होंगे और कितने नॉन मुस्लिम होंगे, ये वेग था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है काउंसिल के अंदर 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे, 2/3 मेजोरिटी मुस्लिम की रहेगी। और दूसरा जो वक्फ बोर्ड बनेगा स्टेट के अंदर, उसके अंदर 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे। तो इससे उनका कैरेक्टर बना रहेगा, जो माइनॉरिटी स्टेटस कैरेक्टर है। क्योंकि मुसलमान भाइयों का कहना ये था कि बाकी क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर इस तरह की चीज़ें लागू नहीं होती, तो हमारे ऊपर क्यों लागू की जा रही है, सिर्फ वहाँ पर क्यों नहीं होती? तो सुप्रीम का कहना यह है कि एक तो वहाँ पर सीईओ कौन होगा जो प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेगा, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी बढ़ी। ये कोई स्पेसिफिक बात भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया जो मैंने पढ़ा अभी तक। उन्होंने ये कहा कि प्रेफरेबली एक मुस्लिम भाई ही होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर काफ़ी रिलीफ इनको मिल गई है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉलिटिकल है या नहीं है? क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी कि बिल को हम बिल्कुल स्टे नहीं करेंगे, एक्ट को। रजिस्ट्रेशन जो चाहते थे मुसलमान भाई कि 1923 से हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। तो सुप्रीम का कहना स्पष्ट है कि उस 1923 के वक्फ बोर्ड एक्ट में भी लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आपने 100 साल तक नहीं कराई, ये आपका कसूर है। आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराइए, उसकी सर्टिफिकेशन करिए। तो जितने भी अनरजिस्टर्ड मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगा रखी है कि उन सबको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो रजिस्टर नहीं है उसके ऊपर उसका इंक्वायरी सरकार करे, स्टेट लॉ करे कि किसकी ज़मीन है, क्यों नहीं रजिस्टर हुई। तो एक किस्म से रेगुलेशन जो करना चाहते थे सरकार को, उसके अंदर उसको थोड़ी सफलता मिली ज़रूर है। पर सवाल ये उठता है कि ये बिल लाए क्यों थे? बीजेपी के बारे में ये था कि हमेशा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। 2024 में जला गया, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मुस्लिम भाइयों के साथ जो इसमें वारिस का एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अंदर ये था कि वारिस के नाम पर वहाँ विग थे कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या महिलाओं को बाहर रखा जाएगा, इस तरह का एक। क्योंकि उस चीज़ को बीजेपी चाहना चाहती थी। जैसे तो 3 तलाक का बड़ा वेलकम किया मुस्लिम बहनों ने हमारी, उन्हें लगा कि इसके अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर भी महिलाओं का योगदान होना चाहिए। तो उस बिल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल के अंदर स्पष्ट लिखा था कि इसके अंदर वारिस के जो लॉ हैं उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट था, करप्शन के चार्जेस थे, किसी किस्म कोई अकाउंट्स नहीं थे। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करके हर वक्त प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, पोर्टल बनेगा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, कहाँ पर कौन क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम होगा। तो एक रिफॉर्म्स करने की बात थी, इसके अंदर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसलिए रखा गया था। तीसरा उनके बात ये थी कि इसके अंदर प्रॉपर इलेक्शन भी होना चाहिए, प्रॉपर नॉमिनेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम ठीक तरह से, ये तो कहा दिया मैंने। तो उसके अंदर बिल के अंदर लाया इसलिए गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती थी कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी पिछले 10 सालों 75 सालों से जो कांग्रेस पढ़ रही थी कि इनके लिए कानून अलग था, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, डिस्प्यूट होते रहते थे। तो मुस्लिम लॉ के अंदर रिफॉर्म करके महिलाओं को ज़्यादा पेवर देने के, उनको बराबर का हिस्सा देने के लिए एक कानून बनाया। इसके पीछे पॉलिटिक्स तो थी, इसका फ़ायदा बीजेपी को होता रहता है। तो एक पार्टी का हिस्सा था ये। अब सवाल ये उठता है कि बिल में से ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? जाहिर है फ़ायदा तो वही उठाएंगे जो इस कानून के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, डीएमके भी है, बाकी पार्टियां थी। अब बिहार का इलेक्शन तो आ ही रहा है, तो बिहार इलेक्शन के अंदर इसका जोर दम से तेजस्वी यादव प्रयोग करेंगे, इसका इम्पैक्ट बीजेपी और एनडीए के ऊपर पड़ेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है, उनके अधिकारों को छीनती चली जा रही है। ये प्रचार शुरू हो जाना है।
अभी से बोलना शुरू कर दिया। जिस तरह पे रिएक्शन टीवी पे आ रहे हैं, अभी तक ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल जजमेंट को, पहले भी पॉलिटिकल बिल जो बना था उसको राजनीतिक प्रयोग किया गया था। अब इसमें जो टिप्पणी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि बिल के ऊपर अभी सुनवाई चालू रहेगी, बाकी के ऊपर स्टे नहीं किया पर डिस्कशन चालू रहेगा उसके ऊपर। तो आने वाले समय के अंदर जब डेट लगेगी इस बिल के ऊपर डिस्कशन के लिए, और भी आर्गूमेंट आएंगे। परंतु जो भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने इस जज के ऊपर 15 सितंबर को की हैं, उसमें उसका फायदा अभी तो ऑपोजिशन को बिहार इलेक्शन में होगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, कि सबसे ज़्यादा वक्फी प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद तमिलनाडु में। तीनों में इलेक्शन होने वाले अगले 2 साल के अंदर। तो वक्त के एक इलेक्शन मुद्दा बनेगा कि तमिलनाडु में उन्होंने अपोज किया डीएमके ने, वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपोज किया, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपोज किया। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग भी ज़्यादा हैं, लगभग 30% वोट वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, 17 से 18-19% बिहार के अंदर हैं। एक तो 5 जिले ऐसे जहाँ पर मुस्लिम थे 30%, 35% से ज़्यादा हैं सीमांचल के अंदर अगर आप देखेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्शन आता चला जा रहा है, इस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फ़ायदा विरोधी दलों को ज़्यादा होगा। बीजेपी और एनडीए थोड़ा डिफेंसिव पे चले जाएंगे। भारत में तो हर चीज़ पे राजनीति होती है, धर्म पे नात में तो ज़्यादा होती है। इसलिए वक्फ बोर्ड एक लास्ट मोमेंट पे एक थोड़ी सी तसल्ली ऑपोजिशन की आएगी। उसका कितनी सफलता उनको मिलती है ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा। तो ये थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा शो। पर जाने से पहले मेरी वही एक प्रार्थना, आप मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, उसके ऊपर टिप्पणियाँ भी लिखिए, सुझाव भी दीजिए। अच्छी लगे आपको, बुरी लगे, जो भी लगता है मेरे बारे में। कुछ लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, ज़्यादा लिखिए, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, उससे मेरे को सुधार करने में मदद भी मिलेगी। परंतु मैं सच बोलता रहूँगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा नहीं लगे, परंतु जो आप लिखेंगे मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।